नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज खबर में दम है में बात होगी चुनावी साल में पार्टियों की तैयारी की और वोट प्रतिशत बढ़ाने की कवायद की। साथ ही बात होगी पठान फिल्म की कंट्रोवर्सी में सियासी रंग और संतों ने भी जताया विरोध। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की और बच्चों के अक्षर ज्ञान की। इसके साथ बात करेंगे अपराधियों पर खाकी की लगाम और भोपाल के कमिश्नर सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का खबर में दम है। मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन से पहले पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी यहां भी मतलब मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूला बना सकती है, लागू कर सकती है। देखें। मध्य प्रदेश बीजेपी में अब 2023 की टिकटों को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है कि आखिर किस आधार पर विधायकों को टिकट आवंटित किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में फॉर्मूला अपनाया गया है, कई नेता ये प्लान कर रहे हैं कि उस आधार पर ही टिकट मिले। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि कई मंत्री और विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर बीजेपी हो गई थी। आखिर 2023 के लिए क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान, देखिए इस खबर में। एमपी में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश की सत्ता पर 15 साल से काबिज बीजेपी का विजय रथ रोकने में 2018 में कांग्रेस कामयाब थी। हालांकि ये बात अलग है कि 15 महीने के बाद ही तख्ता पलट हुआ और वापस बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन 2018 के परिणाम जो बीजेपी के लिए चौंकाने वाले थे, कई मंत्री और विधायकों को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने चुनाव से एक साल पहले ही विधायकों का आंतरिक सर्वे करवाया है, जिसमें उनके कामकाज और जनता के प्रति व्यवहार को परखा गया है। गुजरात में चुनाव खत्म हो चुके हैं और ऐसे में पार्टी आलाकमान का फोकस अब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी बीजेपी से विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड में 70 से 80 विधायकों की स्थिति खराब है, जिनमें से 10-12 मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि बीजेपी लगातार अपने कार्यों का मूल्यांकन और समीक्षा करती है और जहां भी कमी होती है उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेहा बग्गा कहती हैं कि बीजेपी कांग्रेस की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करती। 365 दिन जनता के बीच रहती है। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक एक कार्यकर्ता काम करता है। बीजेपी में व्यक्ति नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करती है। 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बनी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो संगठन की विचारधारा और साथ में सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर जन जन तक पहुंचता है। वहीं अगर आप कांग्रेस की सरकार की बात करेंगे जो 15 महीने रही है, जिस तरीके से वादा खिलाफी करी, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, और जिस तरीके से योजनाओं को बंद करने का काम किया है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही थी, उसने उसी समय तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः और बार बार मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। एक बार गलती हो गई है, जनता अब इस गलती को दोहराएगी नहीं। बीजेपी विधायकों के इस रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि भले ही एमपी में बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर इलेक्शन लड़ने का मन बना रही हो, लेकिन एमपी गुजरात नहीं है। यहाँ पर गुजरात फॉर्मूला सफल नहीं होगा। कांग्रेस का दावा है कि इस बार 2018 से भी ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, मैं तो कहता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट वर्तमान में देश में नेगेटिव है और इनका एक नया तरीका चला कि पूरी सरकार बदल दो, मुख्यमंत्री बदल दो और प्रयास करो कि हम अपनी सरकार की नाराजगी कुछ हद तक कम करें। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति वो नहीं है, क्योंकि यहाँ माननीय कमलनाथ जी हैं और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कुछ नहीं होगा। हमको मालूम है इनकी अंदरूनी कलह, अंतर कलह इतनी ज्यादा है। महाराज कुछ कह रहे हैं, उनके मंत्री कुछ कह रहे हैं, कभी नौकरशाही हावी होने का आरोप लगाते हैं कई मंत्री। ये सबको देखते हुए ये सारी बातें हैं। भाजपा और शिवराज सरकार दबाव में है, इसलिए मूल मुद्दों पर बात करते नहीं है। हिंदू, मुस्लिम और कभी दीपिका पादुकोण की बिकनी में इनको ज्यादा इंटरेस्ट है। आप देखेंगे 2023 में माननीय कमलनाथ जी की नेतृत्व सरकार बनेगी और भाजपा की 50-60 सीटों पर भाजपा सिमट जाएगी।
बीजेपी क्या एमपी में भी गुजरात का फॉर्मूला अपनाएगी या फिर कोई और रणनीति बनाएगी, और कांग्रेस बीजेपी की रणनीति का क्या तोड़ लेकर आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मंथन का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा करने में पीछे नहीं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना एक्शन प्लान बना लिया है। 2018 में बीजेपी का वोट फीसदी अधिक था, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन कई इलाकों में वोटों के मामूली फर्क से हार जीत का फैसला हुआ था। ऐसे में दोनों दलों की नजरें वोट प्रतिशत और बढ़ाने में हैं। मध्य प्रदेश में अपना अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभी से कवायद तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने वोट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बना रखा है। दरअसल कई राज्यों के चुनावों में यह देखा गया कि वोट प्रतिशत में मामूली अंतर से भी सीटों का बड़ा अंतर हो सकता है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव में वोट प्रतिशत भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस का प्लान मध्य प्रदेश में वोट शेयर बढ़ाने पर है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह और निरुत्साह वोटिंग को लेकर होता रहता है। आप जानते हैं कि जिस तरह से आज सबकी सहभागिता वोटिंग को लेकर होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उसमें केवल चुनाव आयोग काम करे ये जरूरी नहीं है, उसमें राजनीतिक दलों को भी आगे आना ही चाहिए। हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे बहुत अच्छे कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष में करने वाली है, जिसको लेकर हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इस माध्यम से हम उन वर्गों में और उन लोगों में जो सहभागिता अभी तक नहीं कर पाते उनमें पहुंचने का प्रयास करें। 2018 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2013 की तुलना में कम था। इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ा था। ऐसे में बीजेपी ने इस बार वोट शेयर पर फोकस बढ़ा रखा है। बीजेपी ने पन्ना प्रभारियों की तैयारियों पर जोर दिया है, तो कांग्रेस एक बूथ 5 यूथ अभियान से वोट प्रतिशत बढ़ाने की जुगत लगा रही है। लेकिन कांग्रेस का एक अलग दर्द भी है। पार्टी को डर है कि बीजेपी अगर चुनाव नहीं जीत रही होगी तो वोट शिफ्ट करवा देगी और कांग्रेस के वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से हटवा देगी। कि अगर वो चुनाव नहीं जीत रहे होंगे तो वोटों को शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो चुनाव नहीं जीत रहे होंगे, कांग्रेस समर्थित वोटों को जो है चुनाव सूची में से हटवा देते हैं। BLO और ये सारे लोग किसके हैं? ये चुनाव आयोग के हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं। ये काम चल रहा है और ये काम बार बार उठता है। आप बताइए कि जो नगर निगम के चुनाव हुए, इन चुनावों में जो है लाखों मतदाता इधर के उधर हो गए और जैसे ही हल्ला उठा और जैसे ही जो है चुनाव आयुक्त ने भी हिदायत दी कि चुप रहो नहीं तो तुम ही निपटोगे। हालांकि दोनों दलों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज और राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अलावा कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने फिल्म पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सेंसर बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। बॉलीवुड के किंग खान की आने वाली फिल्म पठान पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी फिल्म को सभ्य समाज के खिलाफ बता दिया और सवाल पूछा कि क्या शाहरुख अपनी बेटी के साथ फिल्म को देख सकते हैं। 20 साल की बेटी के साथ उसी सिनेमा को देख लेना, बैठ करके एक साथ दोनों देख लो। यदि दोनों बैठ के एक साथ देख सके तो हम मान लें कि समाज के लिए ठीक है, तो अपने बेटी के साथ नहीं देखोगे ना बैठकर। उधर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी अभिनेत्री के भगवा कपड़े पहनने पर सवाल उठाए। साथ ही सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में भेजने की वकालत की। आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए, तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इसको लेकर चल रहे विवाद के बीच
सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को अनुमति कैसे दी। उनका जो सेंसर बोर्ड है, वो सेंसर बोर्ड ने कैसे उसको परमिशन दी? पूरी तरह से हर जगह भ्रष्टाचार करती है भाजपा। सेंसर बोर्ड और चाहे कौन से ऑर्डर ले, संपर्क में इज्जत बोले इधर पैसा दो और ऑर्डर ले, इसी तरह से उसको परमिशन दी गई। तब क्या देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? आज उनको गलत दिखाई, पैसे ले लिए, तब गलत नहीं था। पठान फिल्म के समर्थन और विरोध में स्वर उठ रहे हैं। फिल्म का मकसद मनोरंजन करना होता है, लेकिन साथ ही मेकर्स को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी की भावनाएं आहत न हों। मध्य प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन की पोल खुल गई है। छात्रों को अक्षर और शब्दों तक का ज्ञान नहीं है। राज्य शिक्षा केंद्र का सर्वे ये बता रहा है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं, जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें बच्चों को अक्षर और शब्दों तक का ज्ञान न हो। एमपी में प्राइमरी एजुकेशन का स्तर ऐसा ही नजर आ रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र के सर्वे में स्कूली शिक्षा के स्तर के चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक एमपी के 52% बच्चे ऐसे हैं जो अक्षरों को नहीं पहचान पाते, जबकि 89% बच्चे सही ढंग से शब्द नहीं पढ़ पाते। अंकों को पहचानने वाले बच्चे महज 20% हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस का कहना है कि ये सर्वे दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए किया गया। इस दौरान 27,000 छात्रों का सर्वे हुआ, जिसमें ये आंकड़े सामने आए। धनराजू एस ये मान रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि ये स्थिति पूरे देश की है, जिसे लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चिंतित है। ये दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए हमने सर्वे किया, क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का 2 साल का हमने प्रारंभ किया था। तो ये एक बेसलाइन हमें चाहिए था कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, कि दूसरी कक्षा के बच्चों का सर्वे है। हाँ, मैं बताता हूँ। दूसरी कक्षा के बच्चों का सर्वे है। लगभग 27,000 बच्चे, हमने 30,000 बच्चों को टारगेट किया था। हर ब्लॉक से 10-10 स्कूल हमने लिया था, तो 27,800 कुछ बच्चे का हमने सर्वे किया। सर्वे में देखिए ऐसा है कि वो चौंकाने वाला बिल्कुल सही है, मैं उस बात को निराकरण नहीं कर रहा हूँ। आप देश के किसी भी स्टेट में इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करेंगे तो लगभग ऐसा ही स्थिति आएगा। सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि सुधार यस, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि लगभग इसी तरह का आंकड़ा निकल के आएगा, जिसको लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी चिंतित है, बहुत लोग इसको लेके चिंतित है। इस सर्वे में सिर्फ 11% बच्चे ही शब्द पढ़ने में सक्षम रहे, जबकि वाक्य बनाने वाले बच्चों की संख्या करीब 16% निकली। 75% बच्चों का कक्षा में स्तर नीचे निकला। गणित में अंक पहचानने वाले महज 86% बच्चे थे। धनराजू एस बताते हैं कि जिलेवार भी इन आंकड़ों में काफी अंतर है। शिक्षा के स्तर को धनराजू एस प्राइमरी एजुकेशन क्राइसिस बता रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो आगे की पढ़ाई समझ ही नहीं आएगी। धनराजू एस बताते हैं कि इसके लिए जरूरी है शिक्षक भी समझें कि छात्रों को पढ़ाया कैसे जाए। इनका कहना है कि बच्चों के सीखने के तरीके को ध्यान में रखते हुए हाई क्वालिटी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये बात कहता है कि भाई एक तरह से क्राइसिस है एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में। फाउंडेशन, इसीलिए इसको फाउंडेशन कहा गया है। फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है, आप उसके बाद उसको कुछ भी बड़े बड़े किताब दे दो, वो वर्ड ही नहीं पहचान पा रहे। हाँ, मैं बताता हूँ। ये जो हम स्टेज वाइज देखा है, स्टेज वाइज के बाद अब टीचर को ये बात क्लियर हुआ कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, कि उसको किस तरह से सिखाना है। एक तो सबसे पहले टीचर का ओरिएंटेशन है कि जो गणित कैसे सीखता है बच्चा और भाषा कैसे सीखता है, उसका स्टेजेस क्या है, उसका फोकस होगा। दूसरा फोकस ये होगा, हमने बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल डेवलप किया है, हाई क्वालिटी वर्कबुक्स डेवलप किया, जो जिस बच्चे का जो सीखने का तरीका है उसी को ध्यान में रखते हुए किया है। आंकड़े प्राइमरी एजुकेशन का स्तर बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा में सुधार कैसे किया जाए। धनराजू एस कहते हैं कि शिक्षा का स्तर जानने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही मटेरियल को बेहतर बनाया जाएगा। ये सबको इकट्ठा करते हुए टीचर का कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, सिस्टम का कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, और मटेरियल को भी हम लगातार इंप्रूव करते जाएंगे कि भाई अगर कोई मैंने ये सोचते हुए बनाया कि इस स्टेप के बाद बच्चे ये सीख लेगा,
अगर वहां तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे कि मुझे मटेरियल को भी एक बार रीलुक करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग कैसी होगी और सुधार हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों इसको एनालाइज करेंगे कि सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, दो तरीके मॉनिटरिंग होगी। एक तो मॉनिटरिंग चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग होगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हर टीचर को डाटा भरने के लिए भरे, हमें नहीं चाहिए। वो चाइल्ड वाइज का डाटा टीचर के पास रहेगा, वो टीचर का उपयोग के लिए। हम लोग हर 6 महीने में इस तरह का एक बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड थर्ड पार्टी सर्विस हम कराते जाएंगे। उससे ये पता चलेगा सिस्टम में कुछ। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में रखे गए ये आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है। छात्रों को अक्षर और शब्दों तक का ज्ञान नहीं है। हालांकि राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक का दावा है कि एजुकेशन सिस्टम की कमियों को दूर किया जाएगा और शिक्षा का स्तर सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए लाया गया फॉर्मूला पुलिस कमिश्नर सिस्टम, इसे लेकर दावे तमाम हुए, जरूरी अधिकार सिस्टम को सौंपे गए जिससे अपराध कम हो सके। बावजूद अपराध के मामले नहीं थम रहे हैं, तो हमने इस सिस्टम की खूबियों और खामियों की पड़ताल की और जरूरी सवाल भी। रिपोर्ट देखें। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस 1 साल में पुलिस की जनता में इमेज सुधारने की कोशिश का दावा रहा। विभागीय ढांचे में बदलाव हुए, इमारतों के साथ साथ ऑफिस कल्चर भी बदला, थानों को हाईटेक करने की कोशिश की गई, पुलिस स्टाफ को इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी गई, सब जनता की सुविधा के लिए। लेकिन बावजूद अपराध के मामले सामने आते रहे, तो कमी कहां रह गई, ये सवाल तोड़ता ही है। न्यूज 18 संवाददाता ने यही सवाल भोपाल पुलिस कमिश्नर से किया, तो जवाब सुनिए। देखिए, ये जो है धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिस कमिश्नरेट को और ज़्यादा मैच्योर होगी और धीरे धीरे लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप इसमें भविष्य में चेंजेस आते जाएंगे। तो वो उन्हीं परिवर्तनों के जो वांछित परिवर्तन रहेंगे, जो जनता अपनी अपेक्षाएं जो रखेगी उसके अनुसार ही सभी जगह पुलिस विभाग में परिवर्तन आते हैं। मेरा विश्वास है उसी प्रकार से यहाँ पे भी परिवर्तन। जरूरत के हिसाब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम आगे बढ़ता है, जनता के अनुरूप पुलिस फोर्स में बदलाव किया जाता है। जैसे जैसे कमिश्नर सिस्टम और ज्यादा मैच्योर होगा, वैसे वैसे लोगों की अपेक्षा के अनुसार भविष्य में बदलाव आते जाएंगे। और तमाम बातें इस सिस्टम के पास अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 107, 116 सहित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, धारा 144 और 133, मोटरयान अधिनियम, प्रिजनर एक्ट, बंदी अधिनियम सहित कई अधिकार मौजूद हैं। लेकिन अब भी आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के अधिकार नहीं मिले। मतलब पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू तो हुआ, पर अभी भी इसके पास सारे अधिकार नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिस्टम अभी भी कुछ जरूरी अधिकारों के बिना पावरलेस है। हालांकि पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि उनके पास मौजूद अधिकार पर्याप्त है। जगह की पुलिस जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रो होती है और जो भी अधिकार अभी जो दिए हैं, जिन अधिनियमों में दिए गए हैं, उसके अनुसार ही कार्यवाही हमारे द्वारा की गई है। और अभी जो भी पुलिस फोर्स में जो भी बदलाव होते हैं वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार होते हैं। तो इसलिए जो भी अधिनियम या जो धाराएं जिनमें अधिकार हमको मिला है वे पर्याप्त हैं, उपयुक्त हैं। क्राइम कंट्रोल को लेकर बहाल किया गया एक सिस्टम भोपाल के 34 थानों में ये लागू है। 2 एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद, लेकिन एक अब तक खाली है। शहर में 8 डीसीपी यानी एसपी हैं। एडिशनल एसपी लेवल के 12 अफसरों की पोस्टिंग एडिशनल डीसीपी के रूप में हुई। सीएसपी लेवल के 29 सहायक पुलिस आयुक्त हैं, यानी पुलिस कमिश्नर सिस्टम जिसमें अफसरों की भरमार है। बावजूद इस नए फॉर्मूले से अपराध का गणित जितना सुलझने की उम्मीद थी, नहीं सुलझ पाया। संभव है इस वजह से भी आबकारी और आर्म्स एक्ट जैसे अधिकार इस सिस्टम के पास नहीं है। सिस्टम में चूक कहां है, ये तलाशना बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में अपराध की घटनाओं की खबरें लगभग रोज आ रही हैं। ऐसे में हम सबके जहन में ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है? बिल्कुल नहीं। पुलिस पर क्राइम कंट्रोल की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य में अपराध और अपराधियों की ये एनालिटिकल रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विधि व्यवस्था को बताने के लिए क्राइम अनकंट्रोल, बेलगाम अपराध, अपराधियों का बोलबाला जैसे कई तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अपराधी अब अपराध करने से तौबा भी कर रहे हैं। अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई। आदतन अपराधियों की संख्या में कमी आई। एक से अधिक बार अपराध करने वाले अपने आप को संभालने लगे। हम आपको इस ग्राफ से समझा रहे हैं साल 2018 में आदतन अपराधियों के अपराध की संख्या 1519 थी और उसी साल एक से ज्यादा बार अपराध करने वाले आरोपियों की संख्या 465 थी। यह आंकड़ा 2019 में बढ़कर 1687 पहुंच गया और आरोपियों की संख्या 482। 2020 में आदतन अपराधी के अपराध के 2484 मामले सामने आए, जबकि आरोपियों की संख्या बढ़कर 676 हो गई। 2021 में आंकड़ा और बढ़ा और अपराध की संख्या 2498 तक पहुंच गई और आरोपी 602 दर्ज किए गए। लेकिन इस साल इन आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। नवंबर तक अपराध की संख्या लगभग आधा घटकर 1305 हो गई और एक से ज्यादा बार अपराध करने वाले आरोपी 289 रिकॉर्ड किए गए। जो आदतन अपराधी थे, जो गुंडे हैं, उनके द्वारा आप अगर आंकड़े देखें तो उसमें लगभग 50% की वृद्धि कमी हुई है। मतलब 2500 से लगभग 2500 घटनाओं की तुलना में 1300 घटनाएं उनके द्वारा की गई हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर कहते हैं, बेहतर पुलिसिंग के कारण प्रदेश में न सिर्फ अपराध की संख्या में कमी आई बल्कि गुंडे बनने की दर में भी गिरावट दर्ज की गई। यानी जिसने पहली बार गुनाह किया वो अगली बार भी गुनाह करे, ऐसे मामले लगातार कम हो रहे हैं। कितने आदमी एक से ज़्यादा अपराध कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे 605 से 289 की संख्या आती है, जो 50% से भी ज़्यादा की कमी को बता रही है। अपराध दर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहता है अपराध प्रति 1 लाख व्यक्तियों का, तो वह 757 से करीब 20% नीचे हो गया है। पिछले सालों से तुलना करें तो अपराध कम है, लेकिन क्राइम के ये आंकड़े चिंताजनक हैं। रिपोर्ट तो खाकी के खौफ को दर्शा ही रही है, लेकिन अब भी जरूरत है उस सख्ती की जिससे कोई भी अपराध करने से पहले 100 दफा सोचे और आम आदमी के दिल में पुलिस के लिए भरोसा और मजबूत हो सके। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। भूपेश बघेल सरकार के